नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लेकर आए थे वायुमंडल की संगठन एवं संरचना का पार्ट 2, ठीक है? और हमने वायुमंडल के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली है। जैसे कि पहले पार्ट 1 में हमने देखा था कि वायुमंडल का अर्थ क्या है, संगठन और संरचना का अर्थ क्या होता है, वायुमंडल की परतें कौन-कौन सी हैं 5, उनको भी देखा था। फिर हमने महत्व की बात की थी, जिसमें बताया था कि यह हानिकारक विकिरण से सुरक्षा करता है हमारी। मौसम और जलवायु के जो पैटर्न है वह निर्धारित वायुमंडल ही करता है। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। साथ ही साथ ये जल चक्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है? इसके बाद हमने देखा था वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने देखा था कि जो वायुमंडल है वह गैस, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना है। जो गैसें हैं उनमें से 10 प्रमुख गैसों को हमने देखा था, जिसमें सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन थी और सबसे कम आपकी हाइड्रोजन थी। फिर हमने नाइट्रोजन के महत्व को देखा था, ऑक्सीजन के बारे में चर्चा की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में देखा और ओजोन के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है? इसके बाद जलवाष्प कितना पाया जाता है, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। इसी प्रकार हमने धूल कण के बारे में भी पता लगाया था कि धूल कण वायुमंडल में पहुंचता कहाँ से है और वह क्या क्या भूमिका निभाता है, ठीक है? चलिए आज हम शुरू करते हैं अगले यानी वायुमंडल के पार्ट 3 का, ठीक है? और यहीं से आपका वायुमंडल का जो संगठन और संरचना है वह चैप्टर, यह कह सकते हैं टॉपिक, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वायुमंडल की संरचना। दोस्तों, ताप और घनत्व के अंतर के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में बांटा गया। दोस्तों, जब भी आप उसका किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करते हैं या उसे अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसके लिए आपको आधार बताना ज़रूरी होता है। तो वायुमंडल को अगर अलग अलग परतों में बांटना है तो उसका आधार क्या है? ताप और घनत्व में जो अंतर पाया जाता है उसी के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में विभाजित किया जाता है। हम वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित करते हैं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर, आयन मंडल यानी आइनोस्फेयर और बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर, ठीक है? चलिए हम इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे अभी। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से भी वायुमंडल की 5 परतों को दिखाया गया है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है? इसके बाद जो पहला है वो आपका क्षोभ मंडल है। इसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। दोस्तों, ताप मंडल को ही 2 भागों में बांटा जाता है, आयोनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल और बाह्य मंडल यानी कि आयतन मंडल, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों एक फैक्ट ये है कि जो आपका कार्बन रेखा है वो क्या प्रेजेंट करती है, तो जहाँ से अंतरिक्ष का आरंभ होता है वही आपका क्या है, कार्बन रेखा है। और इसे कार्बन महोदय ने निर्धारित किया था, इसलिए इसे के नाम पर कार्बन रेखा नाम दिया गया है, ठीक है? और ये मध्य मंडल की जो बाह्य सीमा है यानी कि मेसोट्रोपाज है, वहाँ से आपका अंतरिक्ष की शुरुआत होती है, यानी अंतरिक्ष की सीमा स्टार्ट होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए हम एक बार चर्चा कर लेंगे तो आपको ये चित्र और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस चित्र में भी दोस्तों वही चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं आपको। क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ठीक है? अब चलिए एक एक की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर की। यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है, तो यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इनका क्रम आपको याद रखना होता है, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है? तो हम यहाँ नीचे से बात कर रहे हैं, तो पहली परत आपकी क्षोभ मंडल है, तो सबसे नीचे वाली परत ही है, जाहिर सी बात है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि अगर हम पृथ्वी का चित्र बनाएं तो ये आपके ध्रुव हैं,
तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर है 18 किलोमीटर। और जब 18 + 8 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 26, और जब इसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। यानी कि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। 13 या कहूँ कहीं 14 किलोमीटर भी मिल जाता है, लेकिन ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर, ये मान लीजिए पृथ्वी है, जब हम इस तल से ऊपर जाते हैं तो प्रति 1000 मीटर पर, प्रति 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 1000 मीटर बोल दो या 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस या 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं और संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो संवहन धाराएं हैं इस मंडल की सीमा तक ही सीमित होती हैं। संवहन धाराएं का मतलब दोस्तों जो नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं, ये संवहन धाराएं होती हैं आपकी, और ये क्षोभ सीमा तक ही निश्चित होती हैं, इसके ऊपर नहीं होती। इसके अलावा इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं, यानी कि 4 नाम आ गए आपके। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसके 4 नाम हैं, एक क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल और अधोमंडल। जाड़े की तुलना में गर्मी में इसकी सीमा ऊंची हो जाती है। ठीक है, यानी कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों में संवहन धाराएं ज़्यादा चलती हैं। इस मंडल में भारी गैस, जलवाष्प, धूल के कण ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन कणों से मिलकर के वायुमंडल बना है वो सबसे ज़्यादा किस मंडल में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मौसम में होने वाली लगभग सभी घटनाएं, जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादल का गरजना, बिजली चमकना इसी भाग में होते हैं। यानी मौसम और जलवायु से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं आपकी किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या संवहन मंडल या अधोमंडल, एक ही नाम है इनकी, और इसी में होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। यह पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग है, यानी कि जो पृथ्वी की वायु है या कह सकते हैं पृथ्वी का वायुमंडल है उसका सबसे घना भाग है, और ये पूरे वायुमंडल का लगभग 80% हिस्सा इसी में मौजूद है। यानी पूरे वायुमंडल का जो 80% हिस्सा है इसी क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है, और ये वायु का सबसे घना भाग भी है। ठीक है, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी, कितनी मोटाई है? 1.5 किलोमीटर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी परत को क्षोभ सीमा कहते हैं, या इसे हम इंग्लिश में ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोपॉज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह सीमा क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को 2 भागों में बांटती है। जाहिर सी बात है, दोनों के बीच में है तो 2 भागों में ही बांटेगी। क्षोभ सीमा में मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि शांत मंडल कौन सा है? तो क्षोभ सीमा को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इसके बाद वायुमंडल का जो अगली परत है वो है आपका समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। यह मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी के तल से 50 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी तल से अगर हम इसकी ऊंचाई मापें तो 50 किलोमीटर है, जबकि इसकी वास्तविक ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर है। क्योंकि 18 किलोमीटर तक तो आपका क्षोभ मंडल है, 18 से 32 किलोमीटर तक इसकी वास्तविक ऊंचाई है, लेकिन ओवरऑल 50 किलोमीटर इसे मानी जाती है। 1992 में समताप मंडल की खोज एवं नामकरण ट्रिजान्स डी बोर ने किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि समताप मंडल की खोज किसने की थी? तो 1992 में
ट्रिजॉन्स डिबोल ने समताप मंडल की खोज की थी। 1992 में आपको पता है दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है आपका पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। इसे और जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, ये भी आपको याद रखना है। जो समताप मंडल की मोटाई है वो भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर जो आपका समताप मंडल है उसकी मोटाई कम होती है जबकि ध्रुवों पर अधिक होती है। इसके निचले भाग में तापमान लगभग एक जैसा रहता है, ठीक है। जो समताप मंडल का निचला भाग है वहाँ तापमान लगभग एक जैसा रहता है और ऊपरी भाग में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान बढ़ता जाता है। क्षोभ मंडल में कम होता जाता है, समताप मंडल में बढ़ता जाता है, ये आपको याद रखना है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, पाला, कोहरा, ओस, कड़कना, बादलों का गरजना, धूल कण, जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता। यह कह सकते हो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं ये सब। इसीलिए जो वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशाएं हैं वो समताप मंडल में ही मिलती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं तो वो आपके समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। सामान्यतः समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते क्योंकि जलवाष्प की कमी है तो बादल नहीं बनेंगे, परंतु कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध होने के कारण दुर्लभ बादल मिलते हैं। यानी कि जलवाष्प उपलब्ध नहीं है तो बादल नहीं बनते हैं, लेकिन कभी कभी जलवाष्प अगर उपलब्ध हो जाता है तो दुर्बल बादल मिलते हैं जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहते हैं। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, ये आपको याद रखना है कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स किस में मिलते हैं तो समताप मंडल में। इस मंडल में हवाई जहाज, जेट विमान आदि उड़ाए जाते हैं क्योंकि आदर्श दशाएं समताप मंडल में ही है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 15 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत की सघनता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ओजोन परत का काम क्या है, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत के कारण इस मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं तो ओजोन परत को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अल्ट्रा वायलेट किरणों को जो कि सूर्य से आती हैं उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है या छानने का काम करती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, ठीक है। समताप मंडल की बाह्य सीमा को समताप सीमा यानी स्ट्रेटोपाज कहते हैं, स्ट्रेटोपाज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा थी उसे हमने क्या कहा था, क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपाज कहा था। इसके बाद अगला मंडल है जो दोस्तों तीसरा है आपका महत्वपूर्ण, वो है मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर। इसे भी हम देख लेते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है जो कि समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है। मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 से 90 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, यानी 18 किलोमीटर तक तो आपका क्षोभ मंडल है, 18 से 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल है और 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक आपका मध्य मंडल पाया जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। देखिए क्षोभ सीमा में कम हुआ था ऊंचाई के साथ, समताप मंडल में बढ़ने लगा था और मध्य मंडल में फिर से गिरने लगता है, ठीक है। और ये 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर न्यूनतम तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी तापमान समताप मंडल के बाद इतना अधिक गिरता है मध्य मंडल में कि वो -80 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, ये भी आपको याद रखना है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है तो आपकी मध्य मंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को मेसोपाज, दोस्तों मेन पाज नहीं होगा, मेसोपाज होगा यहाँ पे, मेसोपाज। इसकी ऊपरी सीमा को मेसोपाज कहा जाता है। अंतरिक्ष से इसमें प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है
कि जो उल्कापिंड अंतरिक्ष से आते हैं वो मध्यमंडल में ही आकर जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मध्यमंडल का टेम्परेचर बहुत कम है, -80 डिग्री है। और उल्कापिंड कैसे होते हैं? तो ये गर्म ही होते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये जल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला वायुमंडल का जो महत्वपूर्ण मंडल है वो है आपका आयन मंडल। और जो आयन मंडल है वह वायुमंडल में मेसोपॉज यानी कि मध्य सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 80 से 640 किलोमीटर तक। पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया गया है, जैसे DEFG, यानी आयन मंडल को ऊंचाई के साथ कई परतों में बांटा गया है, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है DEFG, ठीक है। दोस्तों जो डी परत है इसका विस्तार 80 से 99 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। यह परत न्यून आवृत्ति वाली यानी जो कम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देती है। यानी डी परत की ऊंचाई कितनी है? 80 से 99 किलोमीटर। और ये कम आवृत्ति वाली जो रेडियो तरंगें हैं उन्हें परिवर्तित करती है, जबकि मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली तरंगों का यह अवशोषण कर देती है, ठीक है। यानी कम आवृत्ति वाली परतों का ये परावर्तित करती है, जबकि मध्यम और उच्च तरंगों वाली आवृत्ति वाली तरंगों को अवशोषित कर लेती है। इसके बाद है ई परत। ई परत, इस परत को केनली हैवीसाइड परत भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि ई परत को केनली हैवीसाइड परत कहा जाता है, या केनली हैवीसाइड परत किस परत को कहा जाता है? तो ई को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी खोज केनली हैवीसाइड महोदय ने ही की थी। और इसका विस्तार 99 से 130 किलोमीटर तक पाया जाता है। यह परत मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परिवर्तित करके पृथ्वी की ओर वापस भेज देती है। जो डी परत थी वो कम आवृत्ति वाली परतों रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर रही थी, लेकिन ई परत मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को परिवर्तित कर रही है, ठीक है। इसके बाद है एफ एवं जी परतें। इनका विस्तार क्रमशः 400 एवं 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसी कारण आयन मंडल पृथ्वी के दूर संचार प्रणाली में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके पृथ्वी पर बैठकर आप फ़ोन से बात करते हैं या टीवी देखते हैं या कुछ भी ऐसा देखते हैं आप टीवी पर, वो सब किस मंडल में तरंगों के परिवर्तन से होता है? तो आयन मंडल। और बेसिकली एफ और जी परतों से परिवर्तित रेडियो तरंगों के कारण ऐसा होता है। इसके बाद है दोस्तों वायुमंडल यानी एक्सोस्फेयर। वायुमंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है और इसकी कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है, ठीक है। जो वायुमंडल है वो 640 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। इस मंडल को हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज़्यादा पाई जाती है। यानी जो वायुमंडल है वहाँ पर दो ही गैसें की प्रधानता है, हाइड्रोजन और हीलियम। और इसका तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक है। हम इस चित्र में दोस्तों देख सकते हैं तापमान के वितरण को और प्रेशर के वितरण को वायुमंडल में पृथ्वी के नीचे से ऊपर जाने पर, यानी 0 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक जाने पर क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। देख रहे होंगे आप दोस्तों, ये क्षोभ मंडल है आपका ट्रोपोस्फेयर। इसमें तापमान लगातार कम होता है, ठीक है। और जो 1.5 किलोमीटर चौड़ी आपकी क्षोभ सीमा है वहाँ पर ये स्थिर हो जाता है, यानी शांत मंडल कहते हैं इसे। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में तापमान फिर से बढ़ता है और जो आपकी समताप सीमा है वहाँ पर भी स्थिर हो जाता है। इसके बाद मध्य मंडल में तापमान लगातार कम होता चला जाता है और तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद जो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा है वहाँ पर भी तापमान स्थिर होता है और फिर इसके बाद लगातार आयन मंडल और बाह्य मंडल में तापमान लगातार बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम नीली रेखा के माध्यम से वायुदाब को अगर देखें तो वायुदाब पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर लगातार कम होता चला जाता है।
ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि वायु दाब भी लगातार कम होता चला जाता है, लेकिन तापमान कहीं पे बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, इस प्रकार वो चलता रहता है। ठीक है, तो तापमान के वितरण को भी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं आगे। लेमन स्पिट्जर ने इस मंडल पर विशेष शोध किया, यानी जो आपका वायुमंडल है उस पर सबसे ज़्यादा शोध कार्य लेमन स्पिट्जर ने किया। इस मंडल की खास बात यह है कि इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस या और ऑरोरा बोरियालिस घटनाएं होती हैं। ठीक है, ऑरोरा का मतलब होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रियालिस का मतलब है उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। ठीक है, इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश भी कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव प्रकाश को क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश को हम ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये किस मंडल में हो रहा है? वायुमंडल। इसके बाद दोस्तों वायुमंडल की एक रासायनिक संगठन भी है। ठीक है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से वायुमंडल को दो भागों में व्यक्त किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? जो दो रासायनिक दृष्टिकोण से इसे दो भागों में बांटा गया है, सममंडल यानी होमोस्फेयर, और विषम मंडल यानी हेक्सोस्फेयर। ठीक है, और हेक्सोस्फेयर यानी विषम मंडल को भी दो परतों में बांटा गया है, हीलियम परत और हाइड्रोजन परत। इसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जो सममंडल है दोस्तों आपका, इसमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आप वायुमंडल की परतों को देखेंगे तो 90 किलोमीटर तक कौन कौन सी परतें पाई जा रही थी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, यही परतें थी। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल को मिला करके आपका बन जाता है सममंडल। और इसे क्यों कहते हैं सममंडल? क्योंकि इनकी गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वहीं अगर हम विषम मंडल की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं, और इसकी ऊंचाई 200 से 1100 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, अब चूंकि इसमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे विषम मंडल कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, हीलियम परत, इसमें हीलियम के अणु पाए जाते हैं तथा इसका विस्तार 1100 से लेकर 3500 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और इसके बाद अगली परत है आपकी हाइड्रोजन परत। सामान्य तौर पर इसका विस्तार 3500 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है, और इसमें हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं। यानी जिस गैस की प्रधानता है, जिस गैस के अणुओं की प्रधानता है, उसी के आधार पर इनको परतों का नाम दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रासायनिक संरचना को दिखाने की कोशिश की गई है कि ऑक्सीजन नीचे है, फिर इसके बाद नाइट्रोजन ऊपर है, इसके बाद ये भी यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के अणु हैं। ये दोस्तों गैस है नीचे, ये आपको याद रखना है कि नीचे वाले भाग में ऑक्सीजन गैस है ये, लेकिन ये ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ऊपर वाले भाग में देख पा रहे होंगे आप, हीलियम और हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं, इसीलिए इस परतों को हाइड्रोजन और हीलियम परत भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। हमने आपसे वायुमंडल के संगठन और संरचना का जो टॉपिक है उसे क्लियर कर लिया है 3 पार्टों में बांट करके। ठीक है दोस्तों, जो आपको पीडीएफ होगा, वो पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, जहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।